हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। ठीक है, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है जैन शैली, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पाल शैली के विषय में पूर्ण विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं जैन शैली, गुजराती शैली के। तो देखिए, आज से पहले पश्चिम भारत की प्रभावशाली गुजरात शैली, कौन शैली? गुजरात शैली के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ठीक, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आज के पहले जो है पश्चिम भारत में गुजराती शैली के विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो आगे देखिए, फिर समय आया 8वीं से 9वीं शताब्दी। 8वीं से 9वीं शताब्दी तक का जो है कला का अंधकार युग रहा। कौन सा युग रहा? अंधकार युग। अंधकार युग किसे उसे कहते हैं जिस समय जो है जिसे दो कलाओं के बीच में, जैसे मान लीजिए आपका कि 10 साल कोई काम बीच में नहीं हुआ। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप भंडारा करा रहे हैं तो लगातार करा रहे हो, 5 साल नहीं कराएं, या कोविड लग गया, कोरोना में आप 2 साल नहीं कराएं, उसके बाद फिर कराने लगे, तो ये जो 2 साल का गैप हुआ यही आपका अंधकार युग कहा जाता है। ठीक है, मतलब दो चीज़ों के बीच में जो रुकावट होती है, रिक्त स्थान होता है, रिक्त काल होता है, उसी को जो है अंधकार युग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी इस संदर्भ की जानकारी देने वाले जो है कौन थे? पहले विद्वान थे। कौन? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने 1924 में बार्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक प्रति का परिचय प्रस्तुत किया, जिससे गुजराती शैली का परिचय हुआ। फिर से सुनिए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी इस संदर्भ की जानकारी देने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1924 ईस्वी में कल्पसूत्र नामक एक प्रतिलिपि का परिचय दिया, जिससे गुजराती शैली का परिचय हुआ। आगे देखिए, यहाँ कुछ समय बाद कुछ पुस्तक मिले, लेकिन उसका गुजरात शैली से कोई संबंध नहीं था। किससे? गुजरात शैली से कोई संबंध नहीं था। तो आगे देखिए, यहाँ पर कुछ पुस्तकें मिले हैं, जैसे रतिरहस्य, गीत गोविंद, बाल गोपाल प्रस्तुत, दुर्गा सप्तदशी। कौन कौन सी मिली है? रतिरहस्य, गीत गोविंद, बाल गोपाल प्रस्तुत और दुर्गा सप्तदशी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी, कौन? आनंद कुमार स्वामी ने लामा तारानाथ से सहमत थे। आनंद कुमार स्वामी किससे सहमत थे? लामा तारानाथ से सहमत थे, और उन्होंने पश्चिम भारतीय शैली नाम दिया। किस चीज़ का? इस कालखंड का। क्या नाम दिया? पश्चिम भारतीय शैली। इनके बाद हुए NC मेहता साहब। ठीक है, इनके बाद NC मेहता साहब 1924 में गुजरात शैली को रूपम पत्रिका, किसमें? रूपम पत्रिका में जो है प्रकाशित किया। 1924 में NC मेहता ने गुजरात शैली को रूपम पत्रिका में प्रकाशित किया। इसके बाद यहाँ की जो पुस्तक की प्रतिलिपियाँ व संग्रहालय कि कौन सी पुस्तक जो है प्रतिलिपि कहाँ रखी गई है, आप पहले ये देखिए। तो 1415 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में सेठ कल्याण सिंह और आनंद कुमार स्वामी के संग्रहालय में रखी गई हैं। ठीक है, प्रतिलिपियाँ। दूसरा है 1426 में जैसलमेर में सरस्वती, कहाँ पर? तो सरस्वती। ठीक है, ये आपका है सरस्वती,
सरस्वती, ठीक है। सरस्वती ज्ञान भंडार में कब? 1439 में, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। आगे देखिए, दिल्ली में सन 1465 में जौनपुर संग्रहालय गुजरात में रखी गई है। उसके बाद जो अन्य प्रमाण मिलते हैं 1467 जौनपुर में। जौनपुर में कहाँ? तो हुसैन शाह सरकी आदि स्थानों पर कुछ प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। पुस्तक के तौर पे कुछ प्रमाण मिले हुए हैं। इसके बाद बसंत विलास की 79 चित्र 79, ठीक है। बसंत विलास की 79 चित्र मिले हैं, जो बसंत और विशेषकर फागुन माह का वर्णन है। इसमें कालिदास के महान काव्य ऋतु संहार पर आधारित है, जिसके अंतर्गत पति पत्नी के प्रेम को दर्शाया गया है। क्या? बसंत विलास में 79 चित्र हैं, जिसमें बसंत और फागुन का वर्णन है। ये कालिदास की महान काव्य ऋतु संहार पर आधारित है। इसमें पति पत्नी के प्रेम को दर्शाया गया है। पहले आप ये चित्र देख लीजिए। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र कल्पसूत्र का है। किसका है? कल्पसूत्र का ये है। आगे देखिए, सन 1926 में प्रकाशित NC मेहता, जिनका नाम है चमनलाल मेहता, ठीक है, NC मेहता, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग ऑफ गुजरात। क्या? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग ऑफ गुजरात। यह वन में बसंत का अवतार और नर नारियों के उद्गम यौवन को उदित करने वाली कल्याणी शोभा का अत्यंत सजीव चित्रण लुभाती है, मन को लुभाती है। आगे देखिए नोट्स में क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं नोट्स में दिया हुआ हूँ। पश्चिम भारतीय शैली के प्रमुख जो केंद्र हैं वो अहमदाबाद, गुजरात, मालवा, जौनपुर, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, नेपाल और बर्मा आदि क्षेत्र में है। कहाँ हैं? तो पश्चिम भारतीय शैली के प्रमुख केंद्र अहमदाबाद में हैं, गुजरात, मालवा, जौनपुर, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, अवध, नेपाल और बर्मा में मिले हुए हैं। और ये नोट्स जो है आप याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, जैन चित्रकला का जो प्रमुख विषय है, ठीक है, जैन चित्रकला का जो प्रमुख विषय है वो है तीर्थंकर और उनकी जीवनियाँ। कौन कौन सा है? तो वो है विषय जो है, मुख्य विषय है वो है तीर्थंकर और उनकी जीवनियाँ, ठीक है, जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में शुरुआत हुई थी। कहाँ? पश्चिम क्षेत्र में। आगे देखिए, कवि बिलहड़ की पुस्तक है चौर पंचाशिका। किसकी पुस्तक है? तो जो कवि रहे हैं बिलहड़, उनकी पुस्तक है चौर पंचाशिका का सचित्र चित्रण यहाँ पर हुआ है। इसके बाद है जिसमें ये जो बिलहड़ की चित्र है, कथा है, इसमें क्या है? तो इसमें बिलहड़ और उनकी प्रेयसी चंपा का प्रणय लीला का चित्रण है। और यह जो समय है ना वो जैनोत्तर है। क्या? जैनोत्तर समय का है। आगे देखते हैं। आगे का समय आता है सन 1929, ठीक है, 1929 आता है। गांगुली साहब ने, कौन? गांगुली साहब ने गोपाल स्तुति की तुलना जैन कल्पसूत्र और कालकाचार कथा से की है। 1929 में गांगुली साहब ने बाल गोपाल स्तुति की तुलना जैन कल्पसूत्र और कालकाचार कथा से की है।
अब इसमें भी नोट्स देख लीजिए, इम्पोर्टेंट नोट्स क्या हैं वो हैं आपके। इन चित्रों में कान, आँख, नुकीली नाक कैसे हैं, तो एलोरा की चित्रों की याद दिलाती हैं। मतलब ऐसे ही लक्षण एलोरा के चित्रों में मिले हुए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अपभ्रंश शैली। देखिए ये जो अपभ्रंश शैली है आपका, ठीक है, अपभ्रंश शैली के विषय में हम पढ़ते हैं। देखिए यूँ तो भारत चित्रकला और शिल्प का गढ़ रहा है। गुजरात अपनी कला और संस्कृति के लिए आज भी भारत का अटूट राज्यों में एक अटूट सर्वोच्च स्थान रखता है। ठीक है, देखिए गुजरात शैली पश्चिम भारतीय शैली नाम कुछ विद्वानों ने कहा, लेकिन डॉक्टर मोती चंद जी ने कहा, ठीक है, डॉक्टर मोती चंद जी ने कहा कि पश्चिम भारत के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पे कला का सच मिले हैं या कला के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसको जो है सिर्फ पश्चिमी शैली कहना उचित नहीं है। ठीक है, सिर्फ पश्चिमी शैली। देखिए भाई, अगर पश्चिम में ही सिर्फ मिली हो तो ठीक है, एक ही स्थान पर मिली है तो ठीक है। अब पता लगा पश्चिम के अलावा भी मिली है तो पश्चिमी शैली नाम देना उचित थोड़ी नहीं है। तो यही चीज़ इन्होंने कहा है। फिर आगे आ गए हमारे महान कला इतिहासकार जिनका नाम है डॉक्टर आनंद राय कृष्ण दास। ठीक, इन्होंने चित्रकला के इस शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया। क्या नाम दिया? तो इन्होंने नाम दिया अपभ्रंश शैली। और यही जो है कला जगत में अपभ्रंश शैली जानी गई। ठीक है, आगे देखिए। अब ये जान जाइए कि अपभ्रंश शैली है क्या। तो देखिए, अपभ्रंश शैली का जो अर्थ है वो खंडित, विकृत या बिगड़ा हुआ स्वरूप कहा जाता है। क्या? अपभ्रंश शैली का अर्थ खंडित, विकृत या बिगड़ा हुआ स्वरूप है। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, साहित्यिक भाषा थी। यहाँ पर इसकी जो भाषा थी वो साहित्यिक थी और प्रकृति थी, इसलिए इसे प्रकृति कला भी कहा जाता है। इसमें पिंगल डिंगल लोक भाषाओं में वीर काव्य की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? वीर काव्य की रचना हुई है। आगे देखते हैं। देखिए, और इसके फलस्वरूप इस काल को वीरगाथा, चारण काल या अपभ्रंश काल, क्या? या अपभ्रंश काल नाम से पुकारा गया। फिर इसके बाद आ गए अपभ्रंश काल कला। अपभ्रंश कला के अंतर्गत येलोरा के 10वीं-11वीं सदी के चित्र, पाल शैली, जैन शैली, सबको, किसको? पाल शैली और जैन शैली सबको रखा जा सकता है। यानी कि आपकी जो है एलोरा को रखा जाएगा, पाल शैली को रखा जाएगा और जैन शैली, सबको जो है मिला जुला के जो नई शैली बनेगी वो शैली आपकी आएगी अपभ्रंश शैली। यहाँ तक ठीक है। अब आप जान गए अपभ्रंश शैली का रूप क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसके अंतर्गत जो है क्या क्या आती हैं। तो एलोरा, पाल और जैन, यानी कि सभी कलाएँ अब तक की आ जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए आगे चित्रों के धरातल के विषय में। तो यहाँ चित्रण 3 प्रकार के धरातल मिले हुए हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन हैं हम उसे देख लेते हैं। देखिए, पहला आपका है ताड़पत्र, दूसरा कागज़, तीसरा कपड़ा। कौन कौन सा? ताड़पत्र, कागज़ और कपड़ा, 3 मिले हुए हैं। ठीक है, जबकि पाल शैली में सिर्फ और सिर्फ जो है ताड़पत्र मिला हुआ है। कहाँ पर? तो पाल शैली में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, अपभ्रंश शैली और जैन दोनों के सामर्थ्य नामकरण ग्रंथ जो है 1451 में हुआ था, जिसके अंतर्गत बसंत विलास, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती, रस रहस्य, ये रति रहस्य इतने आती हैं। कौन कौन? बसंत विलास, गीत गोविंद,
बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती और रति रहस्य आज आती हैं। ठीक है, आगे देखिए। सर्वप्रथम अहमदाबाद के श्री साराभाई माणिकलाल चित्रकूटम यानी कि कल्पसूत्र कागज पर नामक ग्रंथ प्रकाशित किया, जो जौनपुर के में 1465 में उपलब्ध है। एक बात ध्यान दीजिए, ये जानते हैं ये कल्पसूत्र नंबर जो है 1 है, याद रखिएगा, ये कल्पसूत्र नंबर 1 है। अब आगे देखिए, हम कितने कल्पसूत्र को इकट्ठे कर दिए हैं, सभी कल्पसूत्र को, ताकि समस्या ना हो। कल्पसूत्र नंबर 2 ये कहाँ मिला है? तो पहला रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में, दूसरा सेठ आनंद जी कल्याण के यहाँ मिला है। ठीक, अब देखिए तीसरा कहाँ मिला है? तीसरा कल्पसूत्र मिला है जौनपुर बड़ौदा के नरसिंह देव ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है, जो 1467 में बना था, और यह जो है जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के शासनकाल में चित्रित किया गया था। यहाँ तक सही। आगे देखिए, चौथा कल्पसूत्र अहमदाबाद के मुनि दयाल विजय जी के संग्रहालय में 5वीं सदी के संरक्षण में बनी थी। किसके? मुनि दयाल विजय जी के संग्रहालय में रखी है। आगे देखिए, श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित अपभ्रंश शैली के ताड़पत्रीय ग्रंथ में, कहाँ? ताड़पत्रीय ग्रंथ में निम्नलिखित हैं, जहाँ पर इसके श्वेतांबर जैन धर्म के अपभ्रंश शैली प्रमाण मिले हैं। तो वो देख लीजिए क्या क्या प्रमाण मिले हुए हैं। देखिए, पहला है अंगसूत्र, दूसरा अवधर नियुक्ति, तीसरा तृष्टि शलाका पुरुष चरितम, चौथा है कथा सरित सागर, पांचवा उत्तराध्यायन सूत्र, छठा कल्प सूत्र और चौथा नैमिनाथ चरितम। अगर आप ध्यान देखिए, कुछ त्रुटियां हिंदी में हुई हैं, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। पहला अंगसूत्र, दूसरा अवधर नियुक्ति, तीसरा तृष्टि शलाका पुरुष चरितम, चौथा है कथा सरित सागर, पांचवा उत्तराध्यायन सूत्र, कल्प सूत्र और नैमिनाथ चरित्र। आगे देखिए आगे है सन 1100 से 1500 ईस्वी के मध्य माना जाता है। क्या माना जाता है? तो ये आपका अपभ्रंश शैली, ठीक है, जो आज भारत के बड़ौदा, कहाँ है? भारत के बड़ौदा, पाटन संभाग, अहमदाबाद, जैसलमेर के निजी संग्रहालय में रखी हुई है। अब हम देखते हैं कि अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता क्या है। ठीक है, अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता क्या है, हम वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस समय जो है चेहरे जो हैं सवा चश्म के बने हैं, नाक अनुपात से लंबी बनाई गई है, जो परले दल गाल की सीमा से आगे निकली है, यानी कि सवा चश्म चेहरे हैं, नाक लंबी बनाई गई और गाल जो है वो एक जो सीमा होती है ना, उससे बाहर निकली हुई बनाई गई है। रुई के ढेर जैसे बादल बने हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ सुनहरे रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ सुनहरे रंग का प्रयोग जो है किया गया है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि रेखाएं जो हैं वो रेखाएं तूलिका से बनाई गई हैं, और भित्ति चित्रण की परंपरा के जो वंशज चित्रकार के हाथ में चित्रणकार जब आया, तो वो तो पहले जो है, ठीक है, वो पहले अत्यधिक बारीक रेखा नहीं बना सके और उसकी रेखा चित्र अनुकूल नहीं बन सकी। तो ये कैसे नहीं बन सकी, मैं उसे आपको पहले समझा दूं। देखिए, अजंता में क्या हुआ था, ठीक है, कहाँ? अजंता में भित्ति चित्र बने हुए हैं, तो वहाँ भित्ति मान लीजिए इतनी बड़ी है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने चित्र बना दिए। अब यहाँ पर तो लघु चित्रकला चल रही थी, लघु मतलब इतना छोटा सा मान लो चल रही थी,
ठीक है। तो अब इतने छोटे में वो कैसे कितनी बारीकियां देंगे, तो वही बारीकियां यहाँ कहा गया है कि वह अत्यधिक बारीकियां नहीं बना सके और यहाँ की रेखा अनुकूल नहीं बन सकी। ठीक, आगे देखिए नोट्स। यहाँ पर नीला, पीला, काला, सफ़ेद, सुनहरा यानी कि इन सभी रंगों का प्रयोग किया गया है, जबकि मैं बताया हूँ कि पाल शैली में, ठीक है, पाल शैली में सुनहरा रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ एक नोट्स और देखिए कि तीर्थंकर के अनेक रूप का भिन्न भिन्न प्रकार रंगों में प्रयोग किया गया है। जैसे महावीर स्वामी का रंग क्या है, पीला। पार्श्वनाथ का क्या है, नीला। नेमिनाथ का क्या है, काला। और ऋषभदेव जी का क्या है, तो उनका है सोना। तो ये जो रंग हैं, ठीक है, मिले हुए हैं। ये एक बार और देख लीजिए, महावीर स्वामी के जो हैं वो पीला है, पार्श्वनाथ के नीला, नेमिनाथ के काला और ऋषभदेव के सोने के रंग का प्रयोग हुआ है। तो हमारा आज खत्म हो गया, जो है कौन सा खत्म हो गया, हमारा अपभ्रंश शैली जो है खत्म हो गया। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। इसके आगे हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मुगल चित्रकला। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।